नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य संबंधी पीवाईक्यू को करते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम जो है और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनके विजुअलाइजेशन के साथ करने की कोशिश करेंगे, ताकि परीक्षा में इन प्रश्नों में से अगर कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप आसानी से उनका सही आंसर दे सको। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी। तो संपूर्ण हिंदी साहित्य का निचोड़ हम जो है इन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं, ताकि भविष्य में जो भी आपकी परीक्षाएं हो उन परीक्षाओं में आपको इन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से काफी मदद मिले। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए प्रश्न नंबर 221 220 तक हम लोग पहले कर चुके हैं इस सीरीज के माध्यम से, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 221 में क्या पूछा गया है। पीजीटी परीक्षा 2010 के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न ही जो है पीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। और स्पेशल हमारी ये जो क्लास चली हुई है पीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम जो है प्रश्न उत्तरों का की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखते हैं, डॉक्टर नामवर सिंह की जो पुस्तक है दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है, किस पर केंद्रित है, ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नामवर सिंह की जो दूसरी परंपरा की खोज जो रचना है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित रही है। प्रकाशन वर्ष रहा है इसका 1982। ये ध्यान रखना, आजकल प्रकाशन वर्ष भी परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं। हर एक प्रश्नों का जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, मुख्य मुख्य साहित्यकार है उनकी रचनाएं हैं, उनके प्रकाशन वर्ष को भी रिवाइज करते हुए चलना है। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है, अभी हमने पढ़ा है नामवर सिंह। पीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस कीर्ति के लेखक नामवर सिंह है। तो अभी हमने पढ़ा है दूसरी परंपरा की खोज नामक जो कीर्ति है वो नामवर सिंह की है। नए कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है। कविता के नए प्रतिमान नामक जो रचना है ये भी नामवर सिंह जी द्वारा रचित है। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा भाई 225 पूछा गया है, कथन संबंधी प्रश्न है। तो ध्यान रखना है, नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। तो किस पुस्तक के संबंध में उन्होंने ये बात कही है नामवर सिंह जी ने। तो ये कथन किसके संबंध में कहा है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि हजारी प्रसाद जी द्वारा लिखी गई उसके बारे में उन्होंने ये कथन कहा है। नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका के लिए ये कहा है, व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पुस्तक जो है यह पहली पुस्तक है। यानी कि जो ये हिंदी साहित्य की भूमिका के संबंध में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो द्वारा रचित पुस्तक के संबंध में उन्होंने नामवर सिंह जी ने ये कथन कहा है। आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जब हम देखें नामवर सिंह के संबंध में, नामवर सिंह ने जोर देकर कहा है कि हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक प्रणाली से काम लेना चाहिए। तो किस प्रणाली से काम लेने की बात कही है, द्वंद्वात्मक प्रणाली से काम लेना चाहिए हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए। और इस प्रणाली का सही उपयोग भौतिकवादी दृष्टिकोण से ही हो सकता है। नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में लिखा है, यह पुस्तक नवीन युग की भूमिका बनकर प्रकाश में आई। अगर ये कथन भी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो नामवर सिंह जी के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कृत हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक के लिए उन्होंने ये कहा है, नवीन युग की भूमिका बनकर यह पुस्तक जो है हमारे सामने आई है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 226, प्रगतिवाद किसकी कीर्ति है। तो प्रगतिवाद आपको पता ही है शिवदान सिंह चौहान जी द्वारा रचित कीर्ति है। और एक रचना और है इनकी काफी इंपॉर्टेंट है, साहित्य की समस्याएं।
ये रचना भी काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। तो दोनों रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। प्रगतिवाद और साहित्य की समस्याएं शिवदान सिंह चौहान जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। प्रगतिवाद एवं साहित्य की समस्याएं शिवदान सिंह चौहान जी की रचनाएं है, जबकि रामविलास शर्मा ने प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये जो रचना है ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्रगतिशील साहित्य की जो समस्याएं है, ये रचना किसके द्वारा रचित है? तो ये रचना रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित है। प्रगतिवाद एवं साहित्य की समस्याएं, जो ये दो रचनाएं है अलग अलग है, ये शिवदान सिंह चौहान जी की है। हंसराज रहबर ने प्रगतिवाद पुनर्मूल्यांकन नाम से रचना लिखी। अमृत राय ने साहित्य में संयुक्त मोर्चा नामक पुस्तकें लिखी। तो इसके अलावा ये रचनाएं भी आप ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 227। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो आपको पता ही है हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा नहीं लिखा गया? राम कुमार वर्मा द्वारा भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने भी लिखा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा लक्ष्मी सागर वाण से। इन्होंने जो है अनुवाद किया था। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। डॉक्टर नगेंद्र जी ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जबकि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाणसे ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 228। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? तो आपको सभी को पता है, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 229 में पूछा गया है संस्कृति के हिंदी साहित्य किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? सॉरी भाई, माफी चाहूंगी, बोलते बोलते थोड़ी जल्दबाजी में शब्द इधर उधर हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित रचना यहाँ पर पूछी गई है। तो आपको पता ही है संस्कृति के 4 अध्याय भी डॉक्टर रामविलास शर्मा के नहीं है। कविता के नए प्रतिमान भी नहीं है। राग दरबारी भी नहीं है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद जो है रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित रचनाएं है। और इन तीनों रचनाओं के रचनाकारों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। संस्कृति के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान और राग दरबारी, ये रचनाएं मैं आपको बार बार रिवाइज करवा चुकी हूँ। आई होप आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक व कवि है। उन्होंने निराला पर एक आलोचनात्मक लेख इसी नाम से लिखा तथा निराला की साहित्य साधना 3 भागों में 1962, 72 और 76 इनकी एक आलोचनात्मक कृति है। निराला की साहित्य साधना कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है एक मार्क्सवादी आलोचक हुए हैं, ये तो आपको पता ही है। और इनकी अन्य प्रमुख कृतियां है गांधी, अम्बेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी नवजागरण, पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत हिंदू युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, भारतीय साहित्य और हिंदी जाति के साहित्य की अवधारणा, भारत हिंदू युग, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी आदि जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचनाएं है। और परीक्षा की दृष्टि से डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की जो रचनाएं है वे काफी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और अन्य तथ्य हम जब देखें तो प्रेमचंद और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना, भाषा और समाज तथा भाषा, साहित्य और संस्कृति इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। तो ये भी ध्यान रखने हैं।
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रही हैं इनकी रचनाएं और इनकी जो आलोचनात्मक कीर्ति है रामविलास शर्मा जी की। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 203। पूछा गया है निराला की साहित्य साधना आलोचना कीर्ति के कितने भाग है, तो अभी हमने पढ़ा है 3 भागों में बटी हुई है। निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक कीर्ति 1962, 1972 और 1976। ये सॉरी भाई 1976 ये आपको पहले देख ही चुके हो आप। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 231। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है, तो रामविलास शर्मा जी द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसमें आपने देख ही लिया है कि भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद जो ग्रंथ है ये रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 232 में जब हम देखें तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कीर्ति के लिए लेखक रामविलास शर्मा है, तो अभी हमने पढ़ा है भारत में मार्क्सवाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो इसके अलावा जो है भाषा और समाज भी रामविलास शर्मा जी का ही ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं 233 नंबर। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक जो रचना भी रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कीर्ति के लेखक रामविलास शर्मा। दोबारा से परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं 235। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास की परंपरा के लेखक कौन है। भारतेंदु युग और हिंदी के विकास की परंपरा के लेखक भी जो है रामविलास शर्मा जी हैं। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, तो आपको बताना है। भाषा और समाज आप लोगों ने देख ही लिया, हिंदी जो रामविलास शर्मा जी की रचना है। नई कविता और अस्तित्ववाद भी रामविलास शर्मा जी की रचना है। और भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद भी रामविलास शर्मा जी की रचना है। लेकिन कविता के नए प्रतिमान ये हमने पढ़ा था नामवर जी की, नामवर सिंह की रचना है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नई कविता के प्रतिमान रामविलास शर्मा की नहीं बल्कि नामवर सिंह जी की है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 237। पूछा गया है भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा जी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा है। इस पुस्तक में भारतीय साहित्य और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कुछ पक्षों पर विचार किया गया है। उनके अनुसार जिसे हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं वह हिंदी भाषी जनता का जातीय संगीत है और हिंदुस्तानी संगीत में मुसलमानों का योगदान महत्वपूर्ण था। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 238। निम्नलिखित में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, वह कौन सी रचना है जो पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, तो आंसर हो जाएगा मेरे संधि पत्र। फाइल और प्रोफाइल वचन पत्रों में पंत के 200 पत्र वचन के नाम ये सभी पत्र साहित्य के अंतर्गत आती है ये रचनाएं। लेकिन जो ये रचना दी गई है मेरे संधि पत्र ये पत्र फाइल के अंतर्गत नहीं आती। तो बच्चन उग्र द्वारा पांडे बच्चन उग्र द्वारा संपादित फाइल और प्रोफाइल जीवन प्रकाश जोशी द्वारा संपादित बच्चन पत्रों में तथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा संपादित पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। तो ये तीनों के तीनों जो रचनाएं आप लोगों ने देखी है ये पत्र साहित्य है, जबकि मेरे संधि पत्र सूर्यबाला द्वारा रचित एक उपन्यास है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। सूर्यबाला जो रचनाकार हुई है साहित्यकार, तो उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है काफी बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अन्य अन्य रचनाएं तो आपको ध्यान रखना है। कुछ प्रमुख पत्र साहित्य और उनके संपादक आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि पदम सिंह शर्मा के पत्र बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा तथा हरिशंकर शर्मा जी द्वारा रचित है। यूरोप के पत्र जो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा रचित। बंदी चेतना जो है कमलापति त्रिपाठी की है।
बापू के पत्थर नाम से काका कालेकर ने लिखा। निराला के पत्थर जो है जानकी वल्लभ शास्त्री। आगे बढ़ते हैं, कुछ और अन्य तथ्य हम जब देखें तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा वर्णित कवियों में सौम्य संत के नाम से जो है परिशिष्ट भाग में सुमित्रा नंदन पंत के 126 मूल्यवान पत्र संकलित है। तो ये पूछा जा सकता है कितने पत्रों को संकलित किया गया है कवियों में सौम्य संत के परिशिष्ट भाग में सुमित्रा नंदन पंत जी के बच्चन जी ने। तो आपको ध्यान रखना है 126 भाई 226 ने 126 मूल्यवान पत्रों को संकलित किया गया है। तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित शांति निकेतन से शिवालक में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विभिन्न साहित्यकारों को लिखे गए पत्रों का संकलन किया गया है। नेमी चंद्र जैन द्वारा उनके और मुक्तिबोध के बीच हुए पत्राचार का संकलन पाया पत्र तुम्हारा, चंद्र देव सिंह द्वारा संपादित बच्चन के विशिष्ट पत्र, जगमोहन सिंह तथा चमन लाल द्वारा संपादित शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज प्रमुख पत्र साहित्य है। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 239 में पूछा गया है चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे। ये वही थोड़ा कटा हुआ है, आई थिंक यही है। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे किसके पत्रों का संग्रह है? तो चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे नामक जो पत्र संग्रह है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे फणीश्वर नाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे इनमें से किसके पत्रों का संग्रह है? आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। आगे बढ़ते हैं, लाल तारा के रचनाकार कौन है? लाल तारा नामक जो रचना है ये लाल राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित है। लाल तारा के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी है। इनकी अन्य कृतियां है चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, कैदी की पत्नी, जंजीरें और दीवारें आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कैदी और की पत्नी कीर्ति के लेखक कौन है? अभी हमने पढ़ा है राम वृक्ष बेनीपुरी। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस रचना को। अपनी केवल धार नामक जो रचना है ये अरुण कमल जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार अरुण कमल है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां है सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो, संख महासंख हिंदी में और वॉइसेज जो है अंग्रेजी में लिखी इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 244। निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल है? तो इनमें से जो है कौन सी रचना का काव्य संकलन जो है वो अरुण कमल का है? अभी हमने पढ़ा है अपनी केवल धार। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नए इलाके में किसके द्वारा रचित कीर्ति है? तो ये आपको बताना है, ये भी अरुण कमल जी की रचना है। तो आपको ध्यान रखना है अरुण कमल की काफी रचनाएं पूछी जाती है परीक्षाओं में। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? मुक्तिबोध की आत्मकथा जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो आंसर हो जाएगा हमारा विष्णुचंद्र शर्मा। विष्णुचंद्र शर्मा जी द्वारा जो है मुक्तिबोध की आत्मकथा जो है लिखी गई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 247। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? तो इनमें जो है आंसर हो जाएगा हमारा अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जो है ये पहले आई, ये आपको ध्यान रखना है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ यहाँ पर मुख्य रचना व उनके रचनाकार दिए गए हैं तथा उनका प्रकाशन वर्ष भी दिया गया है। तो इनको आपको रिवाइज कर लेना है परीक्षा की दृष्टि से, काफी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहे हैं। इनमें से एक जो है रचना अवश्य पूछी जाती है। अंधेर नगरी तो कई बार परीक्षा में पूछी गई है। समय है 1881। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके रचनाकार हैं।
त्यागपत्र भी जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित 1937 कई बार पूछी गई रचना है। आत्मनेपद जो है 1960 में अज्ञे जी द्वारा रचित है। उसके बाद तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित रचना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 248 देख लेते हैं। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। तो ये कथन इनमें से किस आलोचक का है कि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का विस्तार करती है। तो ये कथन जो है कहा गया है निम्नलिखित में से रामस्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा। रामस्वरूप चतुर्वेदी मधुमती में हिंदी सर्जना एवं आलोचना बिखराव के संदर्भ में शीर्षक के अंतर्गत लिखते हैं कि आधुनिक दृष्टि से रचना जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना का के अर्थ का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 249 पूछा गया है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिकता प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव वादक अभिव्यक्ति है। तो काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान का नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा हमारा बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय जी ने जो है काव्य के संबंध में इस प्रकार की जो परिभाषा दी है कि काव्य संसार के प्रति कवि के भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। तो ये कहा है बाबू गुलाब राय ने। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बाबू गुलाब राय जी से संबंधित कुछ और अन्य तथ्य। बाबू गुलाब राय की मान्यता है कि काव्य संसार के प्रति कवि के भाव प्रधान किंतु शुद्ध व्यक्तिगत संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा भाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। तो बाबू गुलाब राय जी का ये कथन है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 250। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किस रचनाकार की है। तो जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। तो ये पंक्तियां कही गई है निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी आंसर हो जाएगा हमारा। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख पंक्तियों के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यह पंक्तियां 1930 में प्रकाशित कवि शीर्षक कविता की है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस कविता की है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 251 पूछा गया है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये कथन किसकी है। तो छायावाद के संबंध में ये कथन किसके द्वारा कहा गया है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा नंद दुलारे वाजपेयी कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, दोबारा से इसको रिवाइज कर सकते हो, परीक्षा में जब पूछा जाए तो आप आसानी से उनका सही आंसर दे सको। मैं हमेशा आपको बताती हूँ तथ्यों की बार बार रिवीजन और निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। प्रश्न जितने अधिक प्रश्न उत्तरों का आप अभ्यास करोगे उतना ही आपको जो है परीक्षा में जब आप बैठोगे उतने ही अधिक से अधिक प्रश्नों का सही आंसर दे पाओगे। एक्यूरेसी के साथ आपको प्रश्नों का उत्तर देना है क्योंकि आप जो है कई बार उन प्रश्नों को तथ्यों को बार बार रिवाइज कर चुके होंगे परीक्षा तक। टीजीटी पीजीटी परीक्षा किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली जो परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में इसी प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो स्पेशल टीजीटी पीजीटी की हमारी सीरीज चली हुई है, तो आपको हमारी सीरीज के साथ जुड़ करके परीक्षा तक इसी प्रकार प्रश्न उत्तरों के का अभ्यास करते हुए रहना है ताकि परीक्षा में आप अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त कर सको। और एक बात और कहना चाहूंगी भाई, इसके साथ ही वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चले ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद
को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये कथन कहा है नंदुलारे वाजपेयी जी ने। आगे बढ़ते हैं छायावाद के संबंध में ही और अन्य यहाँ पर पंक्तियां देख लेते हैं। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच। पंक्तियों के लेखक कौन है? तो किसने बताया है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच जो है वैसा ही संबंध हमें देखने को मिलता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच? तो ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा रामस्वरूप चतुर्वेदी, क्योंकि आपको पता ही है मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा पूर्व मध्यकाल, एक है हमारा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया है और उत्तर मध्यकाल को रीति काल। इसी आधार पर इन्होंने कहा है कि मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य, यानी कि ये जो भक्ति काव्य और रीति काव्य है ये मध्यकाल के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कहा गया है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा। रामस्वरूप चतुर्वेदी अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य व संवेदना का विकास में लिखते हैं कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ ऐसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 253 देख लेते हैं। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल जो समर्थन है वो किसके द्वारा दिया गया? विश्वनाथ प्रसाद जी द्वारा। आचार्य प्रसाद ने तो काफी इसका विरोध किया था, तो ध्यान रखना है। और अन्य तथ्य जब हम देखें रीतिकाल की आलोचना करते हुए इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही अपने इतिहास ग्रंथ में एक टिप्पणी इस प्रकार की है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। यानी कि रीतिकाल के बारे में उन्होंने कहा है प्रधानता जो है श्रृंगार की रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही श्रृंगार काल नाम दिया है रीतिकाल का, ये आपको पता ही है। तो हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 इस विषय पर व्यापक ढंग से विचार करते हुए अपनी मान्यताएं देते हैं कि जिसने श्रृंगार काल नाम प्रस्तावित किया कि उसका सौभाग्य है कि इस नामोल्लेख के अंतर्तर जितने हिंदी साहित्य के इतिहास हाट में बिकने आए उन्होंने किसी न किसी रूप में उसके लिए युग के विभाजन की अर्हता स्वीकार की है। आचार्य मिश्र प्रकारांतर भाव से यह स्वीकृति देते हैं कि इस नामकरण के पीछे आचार्य शुक्ल का नामकरण विषयक अभिमत मूल में अवश्य है। रीति नामकरण विषयक अनौचित्य तथा श्रृंगार काल को औचित्य की चिंतन विषयक अवधारणा के मूल में स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उसके द्वारा निर्दिष्ट रीतिकाल के लिए श्रृंगार काल शब्द की स्थापना के सटीक तर्क शुक्ल जी ने के न होकर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के ही है। अतः इस नामकरण की अवधारणा शुक्ल जी से न जोड़कर जो है हम विश्वनाथ प्रसाद से जोड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 254 पूछा गया है हिंदी द्विवेदी जी न उठे खड़े होते। सॉरी भाई, यदि हिंदी हिंदी बोलते बोलते जो बार बार हिंदी शब्द आ रहा है मुख पर, तो एक बार फिर से इस तथ्य को इस कथन को हम रिवाइज करते हैं, देखते हैं। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसी परंपरा जल्द
उसकी जो परंपरा है जल्दी न रुकती। तो ये जो कथन है ये किसका है, ये किसके द्वारा कहा गया है? यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उठपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है, जो अपनी जो संपादन का जब कार्यभार संभाला था, सरस्वती पत्रिका में जितनी भी रचनाएं छपी थी उनको सुधार कर करके जो है उसमें छापा था। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा जो रचनाएं दी गई उनके द्वारा, तो मैथिली शरण गुप्त जी के ये गुरु थे, तो उसमें काफी त्रुटियां उन्होंने निकाली थी और उनको सुधार करके जो है उन रचनाओं को संपादित कराया, प्रकाशित कराया। लेकिन अपने नाम से नहीं कराया, सुधार करके जिस कवि द्वारा जो रचनाएं दी गई उसी के नाम से उन्हें जो है प्रकाशित कराया गया। तो ये बहुत बड़ा कार्य, बहुत ही जो है अहम भूमिका अदा की थी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अव्यवस्थित और व्याकरण विरोध और उटपटांग भाषाओं की जो रचनाएं जो छपी जा रही थी। आजकल तो हमें जो है HPSC के एग्जाम में भी आप लोगों ने देख लिया, हरियाणा लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में, उसमें कितनी त्रुटियों के साथ जो है एग्जाम को लिया गया था। हालांकि कैंसिल कर दिया गया है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। पता नहीं किस प्रोफेसर ने उसको सिलेक्ट किया था और जो है किस आधार पर जो है वे वहां पर बच्चों को ये पे, पेपर प्रोवाइड ही कर दिया। क्या कोई रीचेकिंग नहीं हुई किसी भी प्रकार की, को जो है त्रुटियां वहां पर नहीं देखी गई उस एग्जाम में। तो पता नहीं क्या हुआ है, क्या किसने क्या किया है, कुछ कह नहीं सकते। तो सही रहा वैसे, एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। तो आपको बताना है, तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारा? जो ये कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ही कहा गया कथन है। वैसे तो देख लेते हैं एक बार से, आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कि यदि द्विवेदी जी ने उठ खड़े होते तो वैसी अव्यवस्थित व्याकरण, विरोध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती, उनकी परंपरा जल्दी न रुकती। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती, उसकी जो परंपरा है जल्दी न रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार किया। तो इस प्रकार से जो है लेखक सावधान हो गए थे और जिनमें भाषा की समझ थी, योग्यता, उन्होंने जो है सुधार करते हुए अपनी पत्रिकाओं को, अपनी रचनाओं को जो है पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 255 आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। काफी प्रश्न आज हमने कर लिए। इसी तरह रेगुलरिटी के साथ, निरंतरता के साथ हम अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। विख्यात जीवन वृत्त हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर यह टल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कीर्ति में संग्रहित है? तो ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय रचना, भारत भारती रचना, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी की काफी प्रसिद्ध रचना हुई है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1912 है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। विख्यात जीवन वृत्त हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देव नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित भारत भारती में संग्रहित है। प्रकाशन वर्ष मैंने आपको बता ही दिया, 1912। इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। प्रश्न नंबर 256 से। तो आपको पता ही है टीजीटी पीजीटी स्पेशल हमारी जो क्लास चली हुई है, इन्हीं प्रश्नों में से आपको काफी सारे प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।